कृतिका को जब सैम के बैट के बारे में पता चलता है तो वह घर आ जाती है। उस दिन को जो हुआ उसे बीते 2 दिन हो गए थे, पर इन बीते 2 दिनों ने कुछ लोगों की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी थी। कृतिका उस दिन शांत सी हो गई थी, ना किसी से कुछ कहती, बस एक जगह घंटों बैठी रहती। उसने नॉवेल्स और मूवीज़ देखना भी छोड़ दिया था। चेहरे पर कोई भाव नहीं रखती, जिससे उसके दिल का हाल पता लगाना मुश्किल सा हो गया था। वहीं रिदांशी इस दौरान कृतिका के साथ ही थी। उसने जो भी हुआ वो सब शिखा जी को बता दिया था, जिससे वे भी कृतिका के लिए दुखी थी और उसे साल में नहीं देख पा रही थी। कृतिका इस टाइम घर के गार्डन में एक बेंच पर बैठे एकटक वहाँ लगे पौधों को देख रही थी। उसे अपने बारे में कुछ होश नहीं था। दूर खड़ी शिखा जी और रिदांशी बस उसे देखकर दुखी हो रही थी। इस टाइम विक्रांत जी दिल्ली में नहीं थे। शिखा जी अपनी बेटी को इस तरह नहीं देख पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिदांशी शिखा जी को संभालते हुए, आंटी प्लीज़ अपने आप को संभालिए आप। देखिए अभी कृतिका को आपकी बहुत ज़रूरत है। उसके दिल को बहुत आहत पहुंची है। शिखा जी आंसू साफ करते हुए, क्या करूं रिदा बेटा, अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। मुझे उसे समझाना चाहिए था कि ये सब बस फिल्मी बातें हैं। अगर वक्त रहते उसे रोक देती तो आज ये नहीं हो रहा होता। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए, रिदा नहीं कर पा रही हूँ। इतना बोलकर वो फिर से रोने लग गईं। वही रिदांशी उन्हें संभालने में। आगे कोई कुछ करता तभी एक गार्ड 2 लोगों को लेकर आया और शिखा जी को बताया कि 2 लोग कृतिका से मिलने आए हैं। यह सुनकर शिखा जी ने दोनों को अंदर भेजने का बोलकर कृतिका के पास चली गईं, जहाँ रिदांशी पहले से ही थी। जब वे दोनों अंदर आए और शिखा जी से मिले तो तीनों ही एक दूसरे को देखकर बुरी तरह चौंक गए। वही रिदांशी ने उन लोगों को देखा तो बुरी तरह गुस्से में भर गई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रिदांशी गुस्से में, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपके बेटे ने मेरी दोस्त को तोड़कर रख दिया है, यही देखने आए हैं ना? प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। बड़े हैं आप हमसे, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। इतना कहकर उसने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। वहीं प्रियंका जी और देवेंद्र जी जो कृतिका से बात करने आए थे, वे एक दूसरे को देखने लगे। फिर उन्होंने कृतिका को देखा जो कब से वैसे ही बैठी हुई थी। उसे किसी के आने और बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शिखा जी ने जब सुना कि सैम इनका बेटा है तो वह और गुस्से से भर गईं। कुछ पुरानी बातें उनके दिमाग में घूमने लगीं और उन्होंने गार्ड्स को बुलवाकर प्रियंका जी और देवेंद्र जी को बाहर करने का बोल दिया। गार्ड्स उन लोगों को बाहर करने लगे। वहीं शिखा जी और रिदांशी कृतिका को अंदर ले जाने लगी। प्रियंका जी कृतिका को अंदर जाता देखकर, कृतिका बेटा, वो ज़ोर से बोली। उनकी आवाज़ सुन कृतिका ने उनकी तरफ देख लिया। उसे अपनी ओर देखता पाकर, कृतिका बेटा समर्थ इंडिया छोड़कर जा रहा है, उसे रोक लो बेटा। जब कृतिका ने यह सुना तो वह प्रियंका जी की तरफ बढ़ गई। वह भले ही फ़िलहाल सैम से नाराज़ थी, पर उसका प्यार कम नहीं हुआ था। बस वह इस बात को हैंडल नहीं कर पा रही थी। इस बीच वो सैम से मिली भी तो नहीं थी, ना उसने सैम को सब क्लियर करने का मौका दिया था। पर जब कृतिका ने प्रियंका जी और देवेंद्र जी के चेहरे पर परेशानी देखी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे आता देख गार्ड्स भी पीछे हट गए थे। अब वह प्रियंका जी के ठीक सामने खड़ी थी। प्रियंका जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, कृतिका बेटा, हम दोनों ही शुरुआत से उस बेड के बारे में जानते थे। बताया था समर्थ ने हमें उसके बारे में, पर ट्रस्ट मी कृतिका, उसने कहा था कि भले ही वह तुम्हारे करीब उस बेड की वजह से जा रहा है, पर वह तुम्हारी फीलिंग्स के साथ गलत नहीं करेगा। उसने कहा था कि उसके लाइफ में सिर्फ तुम ही आओगी। वह तुमसे शादी करना चाहता था, पर इस दौरान उसे तुमसे प्यार हो गया। वह तुम्हारे बेड के बारे में बताने वाला था, पर उसने सोचा नहीं था कि उसका खुलासा इस तरह होगा। ये सभी बातें साइड करते हुए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बेटा, कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने तुम्हें प्रपोज़ करते हुए जो भी कहा वो सब दिल से था। फिर भी तुम्हें इन सब में यकीन नहीं है, तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि उसे जाने से रोक लो। मैं और उसके पापा दोनों नहीं रह पाएंगे उसके बिना। वह तो हमारी नहीं सुन रहा है, तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। प्लीज़ उसे रोक लो। इतना कहकर प्रियंका जी ने आंसुओं के साथ उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अपने बेटे के दूर जाने का उन्हें बहुत दुख हो रहा था। कृतिका एक लंबी सांस लेकर उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए नामे अपना चेहरा हिलाती है। प्लीज़ आंटी, आप यह मत करिए। आप यही चाहती हैं कि मैं उन्हें रोक लूं, तो ठीक है, मैं जा रही हूं उन्हें रोकने। कृतिका ने जब यह कहा तो प्रियंका जी के फेस पर हल्की स्माइल आ गई।
वहीं उसकी बात सुन शिखा जी और रिदांशी उसे रोकने लगीं, पर वह उन दोनों की ना सुनते हुए बाहर निकल गई, जहाँ शिखर गाड़ी लिए उसी का वेट कर रहा है। जब वह वहाँ आकर गाड़ी में बैठने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। जब नज़र उठाकर केतका ने उस इंसान को देखा, वहाँ पर पुलकित खड़ा था। पुलकित केतका को रोककर, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। पुलकित की बात सुन केतका ने हाँ में सिर हिलाया और फिर तीनों निकल गए सैम को रोकने के लिए। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से शिखर ने गाड़ी जाम ने रोक दी। इस बीच केतका ने एक शब्द तक नहीं कहा, बस विंडो से बाहर देख रही थी। तभी वहाँ मौजूद एक गाड़ी में बैठे किसी ने बोरियत दूर करने के लिए एक गाना बजा दिया, जो इस वक्त इस माहौल के अनुसार ही था। गाना केतका के दिल का हाल बता रहा था, जो अभी भी टूटा हुआ था। वह अभी सैम को नहीं देखना चाहती थी, उसे कुछ टाइम चाहिए था, यह बस वह समझने में और सैम को माफ़ करने में। पर वह प्रियंका जी के उदास चेहरा नहीं देख पाई और निकल गई सैम को रोकने में। हाँ, वह भी चाहती थी कि जब वह सैम का पक्ष सुनने के लिए तैयार हो तो उसके सामने जाए। कुछ भी हो था तो सैम केतका का प्यार, और वह अपने प्यार को दूर नहीं जाने देना चाहती थी। सिचुएशन बहुत ही पेचीदा हो गई थी। यही सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर शीशे टिका लीं और बस उस गाने के बोल को महसूस करने लगी। जाम खुलते ना देखकर शिखर ने गाड़ी दूसरे रास्ते में मोड़ ली। रास्ता थोड़ा कच्चा सा था, गाड़ियाँ भी वहाँ कुछ कम सी थीं। वे एक चौराहा क्रॉस करने ही वाले थे कि एक तेज़ रफ्तार में आ रहा ट्रक उनकी गाड़ी से जा भिड़ा। अपनी तरफ ट्रक को आता देख शिखर और पुलकित ने तुरंत एक दूसरे को इशारा किया और गाड़ी से केतका को लेकर कूद गए। सब इतनी जल्दी हुआ कि पुलकित को नज़र ही नहीं आया कि जिस जगह वे कूद रहे थे वह एक बड़ा सा पत्थर था, जिससे जाकर केतका टकरा गई। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। उसकी आंखें बंद होने लगीं, पर एक ही नाम उसके मुंह पर था, समर्थ। 3 साल बाद द सवाई, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। द सवाई होटल की पार्टी हॉल में एक बिजनेस पार्टी चल रही थी, जहाँ कई सारे जाने माने बिजनेसमैन देश विदेश से आए हुए थे। पार्टी अपने आखिरी पड़ाव पर थी, जहाँ अब बस एक चीज़ का ही होना बाकी था, और वो था घोषित करना बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। स्टेज पर होस्ट मौजूद था और सभी की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। वहीं सारे बिजनेसमैन अलग अलग टेबल पर बैठे यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें यह अवार्ड मिल जाए। होस्ट स्माइल के साथ, सो हेलो एवरीवन, होल्ड योर हार्ट बिकॉज नाउ द विनर ऑफ दिस अवार्ड इज गोइंग टू बी अनाउंस, विच ऑल ऑफ यू वेर eagerly waiting for. So this time businessman of the year is HD कपूर फ्रॉम कपूर इंडस्ट्रीज। होस्ट के अनाउंस करते ही पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट फैल गई। सभी वह उस चेहरे को देखने के लिए बेताब थे जिसने अवार्ड जीता था। भाई आखिरी के टेबल पर 2 लोग बैठे हुए थे। अनाउंसमेंट सुनते ही वहाँ बैठे दोनों शख्स मुस्कुरा दिए। उनमें से एक वहाँ से उठते हुए स्टेज की तरफ बढ़ गया। वो इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी पर्सनालिटी देखकर सभी उससे इम्प्रेस हो रहे थे। वो डार्क ब्लू सूट पहने, वाइट शर्ट और ब्रॉन्ज कलर की टाई पहने, चेहरे पर नूर लिए आगे स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। वह जाकर स्टेज पर चला गया। वहाँ मौजूद गेस्ट ने उसे अवार्ड दिया। अब वह सभी को संबोधित करने के लिए माइक लिए खड़ा था। शख्स स्माइल के साथ, गुड इवनिंग एवरीवन। अवार्ड को देखकर, आई एम समर देवेन कपूर। थैंक यू टू ऑल फर्स्टली। आई डेडिकेटेड दिस अवार्ड टू 3 people आई मीन a lot to me. The first two are my parents and the last one whom I love and admire the most. I am here because of her, my special one. फिर मन में, केतका आज मुझे ये मुकाम मिला है, पर सिर्फ तुम्हारी कमी खल रही है आज। देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूँ जिसे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, पर अफसोस यह है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इतना कहकर समर्थ ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे दिखने लगी उसकी केतका। इन 3 सालों में बस वह इसी तरह केतका को अपने दिल में महसूस कर जीता आ रहा था। पिछले 3 सालों से वह अपने सरनेम पर बनाई कंपनी को मजबूती देने में लगा हुआ था। यही इच्छा लिए वो 3 साल पहले लंदन आ गया था। 3 साल की मेहनत आज रंग लाई थी। आज उसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। साथ ही उसकी कपूर इंडस्ट्रीज़
अब देश विदेश में जानी जाती थी। वहीं वहाँ मौजूद गेट्स जो समर्थ को जानते थे, वे उसे कुछ सुनाने की फरमाइश करने लगे, जो होस्ट तक पहुँच गई थी। होस्ट समर्थ के पास आते हुए, सो मिस्टर एस.डी. कपूर, एवरीवन वांट्स टू लिसन ए सॉन्ग फ्रॉम यू एंड यू जस्ट मेंशन अबाउट योर स्पेशल वन। वाई डोंट यू सिंग ए सॉन्ग टू डेडिकेट हर। समर्थ यह सुनकर मुस्कुरा दिया। इन 3 सालों में जितना फेमस वो हुआ था, उतना ही उसका गाना भी। उसके एग्री होने पर वहाँ उसके लिए एक मूविंग चेयर आ गई और साथ ही उसका असिस्टेंट केविन उसका गिटार, जो वो इन 3 सालों में हमेशा साथ रखता था, ले आया और लाकर समर्थ को थमा दिया। समर्थ ने अपना कोट उतारकर पीछे सीट पर रख दिया और अपनी शर्ट की बाहें फोल्डकर कलाई को ऊपर चढ़ा ली। समर्थ आंखें बंद कर मन में यह सॉन्ग सिर्फ आपके लिए जान, वह केतका को याद करते हुए मन में बोला। इतना कहकर उसने आंखें खोलीं और ट्यून सेट कर दी। वहीं सभी मौजूद मेहमान भी उत्सुक हो गए, क्योंकि ऐसा शायद बिजनेस पार्टी में पहली बार हो रहा था। ये गाना समर्थ के जज्बात बयान कर रहा था। गाने के हर बोल सिर्फ उसकी केतका को डेडिकेट कर रहा था। साथ ही बीते पल भी उसके सामने फिल्म की तरह चल रहा था। आंखें बंद किए वह अपने अतीत में खो गया था। वहीं बाकी सब अब अपनी जगह से उठकर आगे आकर खड़े हो गए थे। गाना भले ही अलग भाषा होने की वजह से उन्हें समझ तो नहीं आ रहा था, पर वे समर्थ की फीलिंग्स को समझ रहे थे। कपल्स जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे में खोए हुए थे, वहीं सिंगल्स गाने को सुन किन्हीं ख्यालों में खो से गए थे। गाते टाइम जब समर्थ ने अपनी आंखें खोली तो उसे लास्ट टेबल पर कोई बैठी हुई दिखी। ब्लैक साड़ी, खुले बाल, लाल लिपस्टिक, यही कुछ दूर से नजर आ रहा था। वह मुस्कुराते हुए दोनों हाथों पर चेहरा टेकाए मुस्कुराते हुए समर्थ को देख रही थी। समर्थ देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि सामने उसकी केतका ही बैठी हुई थी। समर्थ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर फिर खोली तो वहाँ पर कोई नहीं था। यही ख्वाब हर बार देखा करता था जब भी वह केतका को याद कर गा रहा होता है। जब गाना ख़त्म हुआ तो सभी ने तालियां बजा दी हमारे समर्थ के लिए। उसने पास रखा अपना अवार्ड उठाया और बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे उसका गिटार और कोट लिए उसका असिस्टेंट केविन बाहर चल दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, इंडिया, केतका आज भी देर रात को अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी और खोई सी चांद को देख रही थी। आज भी उसे वही सब सपने में दिखा था। उसे बीते 3 सालों से एक ही सपना आता था, जिसमें वह कार से कहीं जाती हुई दिखती है, जिसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। रोज़ यही सपना उसे आता था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। बस सपने के बाद उसे जब नींद नहीं आती तो वह यूं ही बालकनी में आकर चांद को देखने लगती और उस सपने को समझने की कोशिश करती, पर उसे उस बारे में कुछ ना याद आता और ना समझ पाती। केतका चांद को देखते हुए मन में, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्यों हर बार वही सपना दिखता है मुझे? क्यों यह सब याद नहीं आता? मेरे इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। सब कहते हैं वक्त के साथ मैं सब समझ जाऊंगी, पर कब? इतना कहकर एक बार फिर उसने चांद को निहारा और अपने कमरे में चली गई। कपूर इंडस्ट्रीज, लंदन, यूके। एक ब्लैक मर्सिडीज एक बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिस पर बड़े अक्षरों में कपूर इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था, और उस गाड़ी में से उतरे उस इंडस्ट्रीज के ऑनर समर्थ कपूर, ब्लू सूट के साथ वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहने, आंखों पर सेट चढ़ाए अपने एटीट्यूड में गाड़ी से निकलकर वह बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट केबिन भी था। जब दोनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो एक जोर की आवाज़ आई और समर्थ पर स्पार्कल गिरने लगे। साथ ही वहाँ मेन एंट्रेंस पर बहुत से एम्प्लॉयज़ के साथ यहाँ के जनरल मैनेजर भी वहाँ मौजूद थे। जनरल मैनेजर ने आकर समर्थ को फूलों का गुलदस्ता दिया और बधाई दी। समर्थ समझ गया था कि यह सब उसे अवार्ड मिलने की खुशी पर किया जा रहा था। उसने सभी को साथ में एक फॉर्मल थैंक यू बोला और वहाँ से आगे बढ़ गया। केविन के कहने पर वे सभी वापस अपनी जगह पर चले गए और वह समर्थ के पीछे चल दिया। वे दोनों ही टॉप फ्लोर पर लिफ्ट से पहुँचे और कॉरिडोर से उस ओर चल दिए जहाँ समर्थ का केबिन था। जब वे डोर खोलकर अंदर गए तो वहाँ एक लड़की पहले से ही समर्थ की टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी। गेट खुलने की आवाज़ से उसने उस ओर देखा तो मुस्कुरा दी, जहाँ से समर्थ अंदर आ रहा था। यह थी मानसी,
फास्टर उर्फ मिया, एक एंग्लो इंडियन, विलियम फास्टर की बेटी। माँ इंडियन होने के कारण ये आधी ब्रिटिश और आधी इंडियन थी। पैदाइश से ही लंदन में रहकर भी इन्हें भारतीय रिवाजों और भाषा का पूरा ज्ञान था। समर्थ को लंदन में अपना बिजनेस फैलाने में विलियम जी का बहुत ही अहम हाथ था। मानसी भी अपने पिता के साथ ही काम करती थी, जिस वजह से इनकी बॉन्डिंग समर से अच्छी हो गई थी। इकलौती होने की वजह से यह समर्थ को अपना भाई मानती थी और समर्थ भी मानसी को बहन का दर्जा देता था। मानसी समर्थ के बारे में, उसके पास्ट के बारे में और कृतिका के बारे में सब कुछ जानती थी। समर्थ अपनी सीट की तरफ आते हुए, मानसी तुम यहाँ, वैसे तुम कब आई वास्टन से? वह अपना कोट उतारते हुए केबिन को थमाते हुए अपनी सीट पर बैठते हुए बोला। मानसी स्माइल के साथ, सबसे पहले कांग्रेस ब्रो बिजनेसमैन ऑफ द ईयर विन करने के लिए, और सॉरी हाँ नहीं आ पाई मैं वहाँ, और मम्मा डैड की तरफ से भी। समर्थ स्माइल के साथ, इट्स ओके मानसी, वैसे जिस काम के लिए गई थी बॉस्टन वो हो गया ना? मानसी एक फ़ाइल समर्थ की तरफ बढ़ाते हुए, ऑफ कोर्स ब्रो, मैं अपना हर काम पूरा करती हूँ। समर्थ ने उसके हाथ से फ़ाइल ले ली। वैसे इंडिया जाने के लिए सब सेट है ना? समर्थ फाइल बंद करते हुए, हाँ सब हो गया है, बस अगले वीक इंडिया शिफ्ट हो जाऊंगा। और वैसे तुम्हारी प्रिपरेशन हो गई ना? आखिर तुम भी तो मेरे साथ आ रही हो। मानसी एक्साइटेड होते हुए, या ब्रो सब हो गया है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इंडिया जाने के लिए, और स्पेशली आंटी अंकल और तुम्हारी कृतिका से मिलने के लिए। समर्थ एक फ़ोटो को निहारते हुए, लकी हो तुम, मिल तो सकती हो उनसे, पर यहाँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वह वहाँ रखी कृतिका की तस्वीर को देखते हुए बोला। मानसी समर्थ के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, डोंट वरी सैम, देखना तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा इस बार। मानसी की बात सुन एक बार फिर उसकी नज़र कृतिका की तस्वीर पर चली गई। एक हफ्ते बाद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। आज 3 सालों बाद समर्थ वापस इंडिया लौट कर आया था। एयरपोर्ट के बाहर कदम रखते ही समर्थ के फेस पर स्माइल आ गई थी। उसके साथ आए मानसी और केविन उसकी स्माइल देख रहे थे। मानसी स्माइल के साथ, इस स्माइल के साथ और भी हैंडसम लग रहे हो सैम। ये स्माइल लंदन में क्यों नहीं देखी मैंने? वह समर्थ को देखते हुए बोली। समर्थ स्माइल के साथ, आज 3 साल बाद अपने देश वापस आया हूँ और ये स्माइल मेरी खुशी बता रही है। समर्थ का जवाब सुन मानसी भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वहाँ उन लोगों के लिए गाड़ी आ गई। वे लोग उसमें बैठकर वहाँ से निकल गए। समर्थ विंडो से बाहर देख रहा था। इन 3 सालों में उसे दिल्ली कुछ बदला हुआ लग रहा था। भाई मानसी को जब याद आया कि उसने तो समर्थ के पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट ही नहीं लिए। जब यह बात मानसी ने समर्थ को बताई और रिक्वेस्ट की, तब समर्थ ने गाड़ी वापस में मॉल की तरफ लेने को बोल दिया। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े मॉल में से एक के सामने आकर रुकी। जब सभी की गाड़ी से निकलने के बाद जब समर्थ गाड़ी से बाहर निकला तो उसे अपने दिल की रफ्तार थोड़ी तेज़ महसूस हुई, जैसे उसका दिल बाहर ही निकल जाएगा। समर्थ ने जब अपने दिल पर हाथ रखा, उसे महसूस करने के लिए रखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन यानी उसकी कृतिका आसपास ही है। ऐसा महसूस होते ही समर्थ ने आसपास देखा। वह वहाँ उसे कृतिका नज़र नहीं आई। अपना ध्यान इस ओर से हटाकर वह मानसी और केबिन के साथ मॉल के अंदर चला गया। मानसी उसकी बाँह पकड़े उसे एक शॉप से दूसरे शॉप ले जा रही थी, क्योंकि उसे जो भी पसंद आ रहा था वह सब ले रही थी। ऐसे ही एक शॉप की तरफ जाते वक्त समर्थ एक लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की से टकरा गया। वह लड़की भी आगे जाकर पलटी ताकि उस इंसान को देख सके जिससे वह टकराई थी। जब समर्थ ने उस लड़की को देखा तो वह देखता ही रह गया। वही आंखें, वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, यानी उसकी कृतिका उसके सामने थी। समर्थ एकटक अपनी काली आंखों से बस अपने प्यार को देख रहा था, जिसे वह 3 साल बाद जाकर फिर से देख पाया था। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। कृतिका मॉल अपने कुछ दोस्तों के साथ आई हुई थी। वह उनके साथ सेकंड फ्लोर पर एक शॉप की तरफ बढ़ ही रही थी कि वह अचानक अपने एक दोस्त की गलती की वजह से किसी से टकरा गई। जब उसने घूमकर देखा तो वहाँ हमारे समर्थ खड़े थे। दो ही एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। जहाँ समर्थ अपने प्यार को 3 साल बाद देखने की वजह से वो 3 साल की पूर्ति करते हुए एकटक देख रहे थे, वहीं केतका हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे याद करने की कोशिश में लगी थी। केतका कुछ याद करते हुए,
सैम, राइट, आप सैम ही हैं ना, सेंट जेवियर्स के पॉपुलर बॉय। वह मुस्कुराते हुए बोली। समर्थ केतका की बात सुनकर अपने होश में आए और वे हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि उसके बहुत से कारण थे। पहला कि इतना सब होने के बाद भी केतका उनसे बात कर रही थी। दूसरा, वह उन्हें सैम बुला रही थी, जो उसने उन्हें कभी नहीं बुलाया था। वह उन्हें हमेशा समर्थ कहकर ही बुलाया करती थी। केतका की यह बात सुन समर्थ को अजीब लग रहा था। उन्होंने ध्यान से केतका को देखा, जो उन्हें कुछ बदली हुई सी लग रही थी। उसका ड्रेसिंग स्टाइल में चेंज आ गया था। वह कुछ लड़कियों के साथ घूम रही थी, जो उसे चलने को कह रही थी, वरना तो केतका की सिर्फ एक ही दोस्त थी और वो थी रिदांशी। बहुत कुछ बदलाव था कृतिका में, जिसे समर्थ समझ नहीं पा रहे थे। वहीं उनके पीछे खड़ी मानसी और केबिन, जो समर्थ के पीछे ही थे, वे भी हैरान थे। समर्थ को चुप देखकर और बात समझने के लिए मानसी आगे आई। मानसी अपना हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए, हेलो, मैं मानसी हूँ, समर्थ की ओर इशारा करते हुए। मैं इनकी दोस्त हूँ और तुमने सही पहचाना, सैम और समर्थ को। अच्छा, क्या हम कहीं बैठकर बात करें? वो क्या है ना, मैं सैम के कॉलेज के बारे में जानना चाहती हूँ। मानसी की बात सुनकर कृतिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में चेहरा हिला दिया। वे वहाँ बने फूडिंग एरिया में गए और वहाँ बैठकर बातें करने लगे। कृतिका की बातें और उसका नॉर्मल बिहेवियर समर्थ, मानसी और केबिन की समझ से ही बाहर था। जहाँ बाकी लड़कियाँ अपने एक्स को पलट कर देखती तक नहीं थीं, वहीं कृतिका ऐसे समर्थ और बाकी सबसे बातें कर रही थी जैसे उनके बीच कुछ था ही नहीं। कुछ देर बाद जब कृतिका चली गई, तब मानसी ने अपना सिर पकड़ लिया। मानसी कृतिका जिस तरफ गई थी उस तरफ देखते हुए, इसे क्या हुआ है? कितना नॉर्मल बिहेव कर रही है, जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। मानसी की बात सुन केबिन ने भी हाँ में हाँ मिलाया। समर्थ कुछ देर सोचते हुए, बात बिहेवियर की नहीं है मानसी, बात कुछ और ही है। तुम लोगों ने यह नोटिस नहीं किया, पर कृतिका मेरे बारे में जो कुछ बता रही थी वो सब मेरी ग्रेजुएशन डिग्री की बातें थी। हमारी स्टोरी मास्टर्स करते हुए स्टार्ट हुई थी, जिसका एक जिक्र भी नहीं किया था उन्होंने, और उनकी बातों में कितू का भी कोई जिक्र नहीं मिला। बहुत बदल सी गई है वे। आई थिंक वी मिस्ड समथिंग, और उसके बारे में सिर्फ वे लोग ही बता सकते हैं। इतना कहकर समर्थ ने केबिन को कुछ करने के लिए कहा और उसके बाद वह वापस इस मुलाकात के बारे में सोचने लगा। समर्थ अपने केबिन में अपनी डेस्क पर बैठे मुस्कुराते हुए सामने देख रहा था, जहाँ मानसी सोफे पर बैठी हुई थी और उसके आसपास कुछ खिलौने पड़े हुए थे और उन्हीं के साथ खेल रहा था एक 1.5 साल का छोटा बच्चा। वह भी कभी मुस्कुराता तो कभी खिलखिला देता, कभी उन खिलौनों को हाथ में लेकर देखता तो कभी उन्हें दूर फेंक कर हंसने लगता। मानसी उस बच्चे के पास बैठे उसी की हरकतें देखकर मुस्कुरा रही थी। समर्थ उस बच्चे को प्यार से देख ही रहा था कि तभी उसके डेस्क पर रखा लैंडलाइन बजने लगा। समर्थ ने मुस्कुराते हुए फ़ोन पिक किया, मानो उसे पता हो कि फ़ोन पर कौन है। वहाँ से कुछ कहा गया, जिसे सुन समर्थ ने कुछ कहकर मुस्कुराते हुए फ़ोन को रख दिया। थोड़ी देर बाद उसके केबिन का गेट खुला, जहाँ से 2 लोग अंदर आए। वे मानसी को देखने लगे, जो उस बच्चे के साथ खेल रही थी। वे जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने मानसी से उस बच्चे को ले लिया, या फिर कहूँ छीन लिया। अपने सामने खड़े गुस्से से उन आदमी और औरत को देख मानसी मुस्कुरा दी। वो आदमी गुस्से से, आप कौन हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे लक्ष्य को अपने पास रखने की? आप पर मैं मेरे बेटे को किडनैप करने का केस कर सकता हूँ। उसकी बात सुन मानसी ने मुस्कुराते हुए समर्थ को देखा, पर वह दोनों लोग अभी भी मानसी को गुस्से से घूर रहे थे। समर्थ अपनी जगह से ही, उसे क्यों घूर रहा है कि तू? अब मैं अपने भतीजे से नहीं मिल सकता क्या? समर्थ की बात सुन उन दोनों ने हैरानी से समर्थ को देखने लगे। वे दोनों और कोई नहीं, पुलकित और रिदांशी ही थे। दोनों ने ही शादी कर ली थी और लक्ष्य उनके प्यार की निशानी था। पुलकित ने समर्थ को देखकर मुंह फेर लिया, वही रिदांशी नम आंखों से उसे देखने लगी। समर्थ अपनी जगह मुस्कुराते हुए पुलकित और रिदांशी के सामने आकर खड़ा हो गया। समर्थ मुस्कुराते हुए पुलकित से, कैसा है कि तू? फिर रिदांशी से, कैसी हैं आप भाभी? उसकी बात सुन रिदांशी मुस्कुरा दी, उसके हाथों से लक्ष्य को लेकर उसे प्यार करते हुए। शादी के बारे में नहीं बताया, पर मेरे चैम के जन्म के बारे में तो बता सकते थे ना। ये सब बोलकर वो पुलकित और रिदांशी को देखने लगा। साथ ही उसने थोड़ी नाराज़गी भरे भाव भी अपने फेस पर ला दिए।
पुलकित समर्थ की बात सुन बिना उसकी ओर देखकर, शादी और बच्चे के जन्म पर उन्हें बताया जाता है जो हमारे कुछ लगते हैं। फिर समर्थ की ओर देखकर, और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर समर्थ कपूर। पुलकित की बात सुन समर्थ हंसने लगा। उसे हंसते देख पुलकित उसे देखने लगा। समर्थ हंसते हुए मानसी से, देखा मानसी, मैं बताया था ना कि तू मुझसे नाराज़ नहीं भी होगा ना, पर जताएगा वही। फिर लक्ष्य को वापसी रिदांशी को देकर उन्होंने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया, जिसे देखकर रिदांशी ने पुलकित का हाथ पकड़कर उसे बैठाया, क्योंकि वह समर्थ की बात नहीं सुन रहा था। सभी के बैठने के बाद गंभीर भाव लिए, आज 3 साल बाद इंडिया आया था। मानसी को एक नज़र देखकर, मानसी जो मेरी बहन जैसी है, उसे माँ और डैड के लिए गिफ्ट्स लेने थे, जिस वजह से उसे मॉल ले गया, पर वहाँ मुझे मेरी कृतिका मिली। उसकी ये बात सुन वे दोनों से देखने लगे। उनका बिहेवियर, उनका ड्रेसिंग स्टाइल और वे खुद बहुत अजीब लगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन 3 सालों में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने कृतिका को इस तरह बदल दिया, जिसके बारे में मुझे नहीं बताया गया है। समर्थ की बात सुन पुलकित और रिदांशी एक दूसरे को देखने लगे। पुलकित ने तो मुंह फेर लिया, पर रिदांशी की आंखों में कुछ भाव झलक आए। रिदांशी समर्थ को देखते हुए, तुम सही हो सैम, बहुत कुछ बदल गया है इन 3 सालों में। रिदांशी की बात सुन समर्थ उसे देखने लगा। रिदांशी समर्थ को देखते हुए, जब तुम इंडिया से जा रहे थे और अपने पेरेंट्स को रोकने पर भी नहीं रुके थे, तब वे कृति के पास आए थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे उससे तुम्हें रोकने की। वह खुद भी उस टाइम टूटी हुई सी थी। जिस प्यार में सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, उससे वही प्यार के धोखे ने उसे तोड़कर रख दिया था। एक अलग दुख भी था उसे। क्या वो सच में विक्रांत सिंह शेखावत की बेटी नहीं है? पर यह बात उसने अपनी माँ से नहीं पूछा। अंदर ही अंदर घुट रही थी वह। पर फिर भी उसने तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हें रोकने के लिए निकल पड़ी। पुलकित की ओर देखकर, पुलकित जी भी थे साथ में और शिखर भाई भी। रास्ते में एक ट्रक उन्हें टक्कर मारने वाला था, पर सही टाइम पर ट्रक इन्हें दिख गया और वे गाड़ी से कूद गए, पर बिना देखे कूदने से कृति के सिर पर चोट आ गई थी। खून बहने लगा था उसका। हॉस्पिटल ले गए उसे तुरंत। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद जब उसे होश आया तो पता चला कि वह अपनी 2 साल पुरानी याददाश्त खो चुकी थी। वे यादें भूल चुकी थी, वह जिसमें तुम थे उसके साथ। भूल चुकी थी सब। रिदांशी की बात ध्यान से सुन रहे समर्थ की आंखों में दर्द उतर आया। उसके पास बैठी मानसी का हाथ उसने जोर से पकड़ लिया, जिसे देख मानसी समर्थ को देख रही थी। समर्थ दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, सही हुआ मेरे साथ। पैड जो लगाई थी मैंने, उनको धोखे में रखा था ना, उसी की सज़ा है ये। पर उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इस बारे में किसी ने भी मुझे नहीं बताया। क्या मुझे उनके बारे में इतना भी जानने का हक नहीं था? इतना बोलकर उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, मानो अपने दर्द को अंदर ही अंदर सहन कर रहा हो। भाई उसे इस तरह देखकर पुलकित को अच्छा नहीं लगा। हाँ, माना नाराज़गी अपनी जगह थी, पर था तो समर्थ उसका दोस्त कम भाई ही ना। पुलकित ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। अपने हाथ पर पुलकित का हाथ महसूस कर समर्थ ने उसकी तरफ देखा। पुलकित समर्थ को देखते हुए, ऐसा नहीं था ना सैम, मैं बताना चाहता था तुझे कि तेरे पीछे तेरी कृतिका तुझे भूल गई है। पर कैसे बताता? तू खो गया था, किसके यहाँ गया था, कुछ नहीं पता था हमें। तूने किसी को भी ये सब बताया ही नहीं था। जब अंकल आंटी को तूने अपने बारे में बताया, तब मैं गया था उनके पास तेरे बारे में पूछने, ताकि तुझे कृतिका के बारे में बता सकूं। पर तू ही था जिसने मना कर दिया था किसी से भी बात करने के लिए। तो कैसे बताता? पुलकित की बात सुन समर्थ ने सिर झुका लिया। रिदांशी पुलकित के चुप होते हुए, सैम अभी भी बहुत कुछ है कृति के बारे में जानने के लिए। रिदांशी की आवाज़ सुन समर्थ ने सिर उठाकर उसे देखा। कृति की सगाई हो चुकी है परिहार इंडस्ट्रीज़ के मालिक विवेक सिंह परिहार के बेटे अभय सिंह परिहार से। उसकी सगाई को 2 साल हो चुके हैं और अब इसी साल के अंत में कृति की शादी है अभय सिंह से। रिदांशी की बात सुन समर्थ फीका सा मुस्कुरा दिया। समर्थ फीकी मुस्कुराहट के साथ, यह सही हो रहा है भाभी, उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। सब भूलकर वे आगे बढ़ चुकी हैं, पर मैं ही अभी भी वहीं पर हूँ। समर्थ की बात सुन पुलकित और रिदांशी एक दूसरे को देखा, फिर वापस समर्थ को देखने लगे। रिदांशी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। रिदांशी
अपने चेहरे पर परेशानी भरे भाव के साथ। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कीर्ति के साथ सैम। अगर उसकी शादी उस अभय सिंह परियार से हो गई तो शायद उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। मानसी इतनी देर सब सुनते हुए अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? रिदांशी मानसी की बात सुन उसे एक बार देखकर वापस समर्थ को देखते हुए। जब से कृति की लाइफ में वो अभय आया है तब से उसने कृति की लाइफ कंट्रोल कर रखी है। कृति को अपना हर काम उससे पूछकर करना पड़ता है। उस अभय ने हमसे भी कृति को दूर कर रखा है। बहुत कम ही हम मिल पाते हैं। कृति बस चुपचाप उसकी बातें मान रही है क्योंकि वह विक्रांत सिंह शेखावत की पसंद है। विक्रांत सिंह शेखावत कृति के एक्सीडेंट के बाद बदल गए हैं। जहाँ वे पहले कृति से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, अब वह उसे अच्छे से बात करने लगे हैं। विक्रांत सिंह शेखावत के इस प्यार की वजह से ही कृति ने अभय सिंह परियार से रिश्ता मान लिया था। कृति अपने सपने भूल घर बैठी है। 2 बार MBA कर भी वह कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं उसकी माँ भी पता नहीं क्यों चुप है। वे भी उस अभय सिंह और विक्रांत सिंह शेखावत का साथ दे रही हैं। रिदांशी ने यह सारी बातें एक साथ एक सांस में कह दी। वहीं समर्थ ने जब यह सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह जानता था कृतिका का सपना था एक बिजनेस वूमन बनने का। समर्थ ने केबिन से कहकर अभय सिंह परियार के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में अभय सिंह परियार का ब्यौरा समर्थ के सामने था। अभय सिंह परियार इंडिया के उन सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता था जिनका बिजनेस बहुत ही बड़ा था। विवेक सिंह परियार का इकलौता बेटा था अभय। न्यूयॉर्क से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लौटा, अब अपने परिवार का बिजनेस संभालता था। पर अभय का किरदार साफ नहीं था। बहुत सी लड़कियों के साथ उसकी लिंकअप की खबरें आए दिन सुनने को मिलती थीं, पर वे खबरें हर बार झूठी साबित हो जाती थीं या फिर कर दी जाती थीं। समर्थ यह सब पढ़कर, अगर ऐसा है तो मैं कृतिका को ऐसे इंसान से शादी नहीं करने दूंगा। उन्हें वो सब फिर याद दिलाना होगा जो वे भूल गई हैं। हाँ, सब याद कर वे मुझे देखना भी पसंद ना करें, पर मैं उन्हें उनके सपने बर्बाद करने नहीं दूंगा। और सबसे पहले उन्हें अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। और इस चीज़ में मुझे पुलकित, भाभी और मानसी, आप तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बोलकर समर्थ ने उन तीनों की ओर देखा। उसे अपनी ओर देखता पाकर उन सभी ने हाँ में चेहरा हिला दिया। समर्थ अपनी जगह से खड़े होकर मन में, आ रहा हूँ कृतिका, एक बार फिर आपकी लाइफ में, आपको सब याद दिलाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ ख़राब होने से रोक सकूँ। पर इन सब के बाद आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगी, मुझसे नफ़रत करेंगी। आपके लिए, आपके सपनों के लिए मैं इस नफ़रत को भी बर्दाश्त कर लूँगा। रात का समय, शेखावत मैंसन में रात के 2:30 बज रहे थे। कृतिका अपने रूम में अपने बेड पर सोई हुई थी और उसके फेस पर अलग अलग तरह के भाव आ रहे थे। शायद वो कोई सपना देख रही थी। आज उसे उस ट्रक वाली टक्कर के साथ कुछ और भी चीज़ें दिख रही थीं। उसे सपने में दिख रहा था कि वह एक बंद कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उसे एक लड़का बाहर ले गया जहाँ कोई और लड़के भी थे। वे सब कृतिका की तरफ अपने गंदे इरादों के साथ उसके पास आ रहे थे। तभी अचानक से लाइट चली गई और जब आई तो वे सब ज़मीन पर पड़े हुए थे और उनके ठीक सामने कोई बैठा हुआ था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पर कृतिका उसकी तरफ भागी और उसके गले लग गई। इतना देखते ही कृतिका झटके से नींद से जागी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने फिर अपने सपने को याद किया और वापस सोने के लिए लेट गई, पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अब एक सवाल घूम रहा था। वह अपनी जगह से उठी, पास रखी टेबल पर एक जग उठाकर उसने उसी के पास रखे गिलास में पानी भरकर पिया और फिर वापस उस जगह रखकर अपनी बालकनी की ओर चल दी। वहाँ खड़े हो चांद को देखते हुए फिर उस बारे में सोचने लगी। कृतिका मन में, आज मुझे उस ट्रक वाले सपने के अलावा भी कुछ और दिखा है। वो कौन सी जगह थी जहाँ मैं थी, वे लोग कौन थे, और सबसे बड़ी बात, वो इंसान कौन था जिसके मैं गले लगी थी। क्या यह उस टाइम की बात है जिसे मैं भूल गई हूँ? पर आज ही क्यों यह सब मुझे दिखा है? इससे पहले यह सब क्यों नहीं दिखा? यही सारे सवालों के साथ वह दोबारा बिना भाव के साथ चांद को एकटक अपनी खाली आंखों से देख रही थी। कुछ देर बाद जब उसे नींद आने लगी तब वह वापस अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह कृतिका जब ब्रेकफास्ट कर अपने कमरे में लौटी तब उसका फ़ोन रिंग होने लगा। फ़ोन पर नाम देखकर कृतिका के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। कृतिका फ़ोन उठाते हुए, सबसे पहले तो तू यह बता,
मेरे लक्ष्य कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वे। रिदांशी फ़ोन की दूसरी तरफ से। अच्छा बेटा, फ़ोन मैंने किया और शुरू तुम हो गई। अच्छा, आपके लक्ष्य अपनी मौसी से मिलना चाहते हैं, क्या उनकी मौसी उनसे मिलेंगी। केतका रिदांशी की बात सुन। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे मिलना है तुझसे, जीजू से और लक्ष्य से। कहाँ मिलना है बता। केतका की बात सुन रिदांशी ने वहाँ से कुछ कहा, जिसे सुन केतका ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। सीसीटी में समर्थ, पुलकित, रिदांशी और मानसी सभी सीसीटी पहुँच चुके थे और एक टेबल पर बैठे केतका का वेट कर रहे थे। वे तीनों अपने में बिजी थे, पर समर्थ की नज़रें गेट पर ही टिकी हुई थी। अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसे स्माइल करते देख जब बाकी सभी ने गेट की तरफ देखा तो वे भी मुस्कुरा दिए। वहाँ से केतका चलते हुए आ रही थी, एक लॉन्ग फ्रॉक पहने। मुस्कुराते हुए वह उनकी तरफ बढ़ रही थी। केतका ने समर्थ और मानसी को पुलकित और रिदांशी के साथ बैठे देखा तो थोड़ी हैरान हुई। केतका सबके पास आकर खाली पड़ी हुई चेयर पर बैठते हुए हेलो एवरीवन, वह मुस्कुराते हुए बोली, जिसे देख सभी मुस्कुरा दिए। फिर रिदांशी से, रिदा मेरे लक्ष्य को मुझे देना। रिदांशी से लक्ष्य को लेकर उसके गाल पर किस करते हुए, हेलो माय डियर लक्ष्य, आपकी मौसी ने आपको बहुत मिस किया। केतका लक्ष्य से बात करने लगी। वहीं लक्ष्य भी केतका के साथ खेल रहा था। वहीं केतका के ठीक सामने बैठे समर्थ मुस्कुराते हुए उसे निहार रहे थे। थोड़ी देर बाद केतका सबको देखते हुए रिदांशी से, वैसे रिदा तुम मिस्टर कपूर को कैसे जानती हो। केतका ने इतना बोलकर एक बार समर्थ को देखा और वापस रिदांशी को देखकर उसके जवाब का वेट करने लगी। रिदांशी उसकी बात सुनकर, कृति तुम भूल गई हो क्या, समर्थ पुलकित जी के बेस्ट फ्रेंड हैं। केतका कुछ याद करते हुए, ओह हाँ, मिस्टर कपूर पुलकित जीजू के फ्रेंड है ना, मैं तो भूल ही गई थी। केतका ने इतना बोलकर अपने सिर को हल्का सा टैप कर दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर आए भाव उसे क्यूट बना रहे थे, जिससे समर्थ मुस्कुराते हुए निहारने में लगे थे पुलकित स्माइल के साथ। और आज क्या तुम मेरे दोस्त की हेल्प कर सकती हो, पुलकित ने केतका से कहा, जिसे सुन उसके फेस पर ऐसे भाव आए जो कह रहे हो कैसी हेल्प। केतका के चेहरे के भाव देखकर पुलकित ने केतका को बताया कि समर्थ कपूर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ यानी दिल्ली में शिफ्ट करना चाहता है, जिसमें पुलकित, रिदांशी भी उनकी हेल्प कर रहे थे। बस उन्हें एक मैनेजर की ज़रूरत है जो कंपनी हैंडल करने में हेल्प कर सके। चूँकि केतका ने डबल MBA किया हुआ था तो वह हेल्प कर सकती थी। उसे ज़्यादा टाइम वहाँ काम नहीं करना था, बस तब तक जब तक वे नए मैनेजर को हायर ना कर लेते। केतका ने पूरी बात सुनकर उन्हें कल तक जवाब देने को कहा, क्योंकि केतका को यह ऑफ़र अच्छा लगा था। वह शेखावत इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करना चाहती थी, पर उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था और कपूर इंडस्ट्रीज़ में काम करने से उसे एक्सपीरियंस मिल जाना था। कुछ टाइम बाद केतका जल्दी जवाब देने का वादा कर चली गई। मानसी केतका के जाने के बाद, तुम सबको लगता है केतका यह ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी। समर्थ कुछ सोचकर स्माइल करते हुए, डोंट वरी, केतका यह ऑफ़र ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। इनफैक्ट वे अभी यहाँ से सीधे शेखावत इंडस्ट्रीज़ जाएगी ताकि वहाँ जाकर वे मिस्टर विक्रांत सिंह शेखावत से कपूर इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करने की परमिशन ले सके। समर्थ की बात सुन सभी मुस्कुरा दिए और कुछ देर बाद वे सभी भी वहाँ से चले गए। कृतिका की कार ठीक शेखावत इंडस्ट्रीज़ के सामने आकर रुकी। कृतिका गाड़ी से उतरकर तुरंत अंदर चली गई। सभी एम्प्लॉय को ग्रीट कर वह आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वह एक दरवाजे के सामने रुकी और उसने दरवाजे को नॉक किया। अंदर से जब उसे परमिशन मिली तो वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। यह केबिन विक्रांत सिंह शेखावत का था, जो फिलहाल केबिन में अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। कृतिका विक्रांत जी को देखकर, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृतिका की बात सुन विक्रांत जी उसे देखने लगे। इस बीच वे दोनों भूल गए थे कि कोई और भी था वहाँ, जो दोनों को अपनी तीखी नज़रों से देख रहा था। गेहुआ रंग, काली आंखें, चेहरे पर दाढ़ी मूछ, डार्क ओरा लिए अभय सिंह परियार वहाँ बैठे हुए थे। किसी काम से भी विक्रांत जी से मिलने आए हुए थे। फिलहाल विक्रांत जी की टेबल के सामने रखे सोफे पर बैठे हुए थे। जब विक्रांत जी की नज़रें अभय पर गईं तो कृतिका ने उनकी नज़रों को देखकर घूमकर देखा। वहाँ अभय को देखकर वह एक बार सहम सी गई। पता नहीं क्यों कृतिका हर बार जब भी अभय को देखती तो वह एक बार सहम जाती। उसे अभय से डर लगता था। उसका ओरा ही कुछ इस तरह का था जिसे देखकर एक बार मासूम दिल वाले हिल जाएं। कृतिका अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाते हुए
नज़रें नीचे किए धीरे से। आप कब आए? और मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। केतकर ने इतना बोलकर एक बार नज़र उठाकर अभय को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अभय उसे ऊपर से नीचे स्कैन करते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या बात करनी है तुम्हें अंकल से? वह केतकर को पास रखे सोफे पर बैठने का इशारा करने के साथ बोला, जिसे देख तुरंत केतकर उस सोफे पर बैठ गई। फिर केतकर ने उन दोनों को आज आए ऑफर के बारे में बताया, जिसे अभय ध्यान से सुन रहा था। विक्रांत जी कुछ कहते उससे पहले ही अभय ने उसे वहाँ काम करने की इजाज़त दे दी। अभय उसे देखते हुए अपने एटीट्यूड के साथ, अब परमिशन मिल गई है तो सीधे घर जाओ, और हाँ, एक बार मासा से बात ज़रूर कर लेना। अभय की यह बात सुन केतकर हाँ में चेहरा हिलाते हुए उठी और तुरंत वहाँ से घर के लिए निकल गई। विक्रांत जी केतकर के जाने के बाद, अभय आपने ये क्या किया? क्यों इजाज़त दे दी उसे? अभय उनकी बात सुनकर, मैं इससे एक तीर दो शिकार करना चाहता हूँ अंकल। इतना कहकर वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया। भाई विक्रांत जी उसकी बात नहीं समझ पाए और उसे देखने लगे, जिसे देखकर कृतिका को यह ऑफ़र कपूर इंडस्ट्रीज से आया है, और आप तो जानते हैं ना, कपूर इंडस्ट्रीज शेखावत और प्रयास के लिए एक नई चुनौती है, और अगर कपूर इंडस्ट्रीज इंडिया में सक्सेसफुल हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैंने वहाँ अपने कुछ लोग एम्प्लॉय के बेस में भेजे हैं, ताकि वे कपूर इंडस्ट्रीज़ के हर प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकें। और अगर कृतिका वहाँ काम करती है तो सारा दोष उस पर इस चीज़ का लगवा दूंगा, जिससे उसे वहाँ से बेइज्जत कर निकाल देंगे, और साथ ही उसके मन से काम करने का भूत भी जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो काम करे। और हमारे घर की फीमेल्स बाहर काम नहीं करती हैं, तो वह कैसे कर सकती है? अभय ने बड़े आराम से यह सब विक्रांत जी को समझाया, जिसे सुन बेबी कुटिलता से मुस्कुरा दिए, मानो उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। 2 दिन बाद आज से कृतिका को कपूर इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए वह रेडी होकर मुस्कुराते हुए घर से निकली, और कुछ ही देर बाद वह कपूर इंडस्ट्रीज के सामने खड़ी हुई थी। कृतिका मन में, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कृति, मुझे पता है हम अपना बेस्ट ही करेंगे। कृतिका अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करवाते हुए अंदर बढ़ गई। उसने अंदर जाकर सबसे पहले समर्थ के केबिन का रास्ता पूछा और फिर वहाँ के लिए आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कृतिका समर्थ के ऑफिस के गेट पर ही खड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने गेट को नॉक किया, और जब अंदर से परमिशन मिली तो मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ गई। वहीं जब समर्थ ने कृतिका को केबिन में आते और उसकी तरफ बढ़ते देखा तो मुस्कुरा दिया। ब्लैक कलर की एक लॉन्ग ड्रेस पहने, बालों को खुला छोड़े, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जब वह समर्थ के पास आकर खड़ी हुई तो समर्थ ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। कृतिका सीट पर बैठते हुए, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, थैंक यू मुझे यह ऑफ़र देने के लिए, मैं अपना काम दिल लगाकर करूँगी। कृतिका ने यह सब मुस्कुराते हुए कहा। समर्थ उसकी बात सुनकर, आप पर पूरा विश्वास है मुझे मिस शेखावत। फिर समर्थ ने कॉल कर केबिन को बुला दिया। थोड़ी देर बाद जब वो आया तो उसे देखकर, केबिन, मिस शेखावत को उनका केबिन दिखा दो और उनका काम भी समझा दो। फिर कृतिका से, मिस शेखावत आप केबिन के साथ जाकर अपना काम समझ लीजिए। समर्थ की बात सुन कृतिका मुस्कुराते हुए हाँ में चेहरा हिलाते हुए केबिन के साथ चली गई। वहीं समर्थ उसे मुस्कुराते हुए जाता देख रहा था। लंच टाइम में कृतिका अपना काम मन लगाकर पूरा कर रही थी। जितना केविन ने उसे समझाकर गया था वह उसे आराम से समझ गई थी। तब से काम करते हुए उसे पता ही नहीं चला कब लंच टाइम हो गया, और उसे पता भी नहीं चलता जब केविन ने उसे आकर इन्फॉर्म किया कि सब उसका लंच करने के लिए वेट कर रहे थे। कृतिका भी उस ओर बढ़ गई जहाँ उसे केविन ने जाने को कहा था। यह एक खुला स्पेस था जो समर्थ के केबिन के पीछे था, जहाँ डाइनिंग टेबल लगाया हुआ था जो लकड़ी का बना था। कृतिका जब वहाँ पहुँची तो वहाँ एक तरफ समर्थ बैठा हुआ था और उसके पास मानसी बैठी हुई थी, और उसके सामने पुलकित बैठा हुआ था। कृतिका पुलकित के पास बैठते हुए, आप सब साथ ही लंच करते हैं? मानसी कृतिका की बात सुनकर, हाँ कृतिका, हम सब ऐसे ही लंच करते हैं, ऐसे अच्छा लगता है ना। मानसी की बात सुन कृतिका मुस्कुरा दी। वहीं कुछ देर में सबके लिए लंच वहाँ लगा दिया गया था। यह कपूर इंडस्ट्रीज़ की ही पॉलिसी थी कि वे सभी एम्प्लॉयज़ को लंच अपनी तरफ से ही करवाते थे। वे सभी लंच कर रहे थे, पर कृतिका की नज़रें अपने सामने बैठे समर्थ और मानसी पर थीं।
मानसी समर्थ से धीरे धीरे कुछ बातें कर रही थी और वो भी समर्थ के बहुत करीब जाकर, और साथ ही वह अपनी प्लेट के साथ साथ समर्थ की प्लेट से भी अपना खाना खा रही थी और वहीं समर्थ उसकी बातें मुस्कुराते हुए सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जब लंच ख़त्म हुआ तो केतका वहाँ से तुरंत निकल गई। उसे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। वहीं बाकी सभी केतका को मुस्कुराते हुए जाता देख रहे थे। शायद उनका कोई प्लान पूरा हो गया था। नेक्स्ट पार्ट में।